हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और उससे पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूला राइटिंग्स करने बताया था। आज मैं अपना थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं आखिरकार एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपके एक ही बार में। मान लीजिएगा कोई फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपके पास है। मान लो C2H4, हम इसे एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे इथिलीन कहते हैं, एथीन भी कहते हैं, इथिलीन भी कहते हैं, C2H4। ठीक है, आप किसी भी कंपाउंड का, ध्यान से सुनिए, आप किसी भी कंपाउंड का सबसे लीस्ट रेशियो शो करते हैं। सबसे लीस्ट रेशियो की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, सबसे लीस्ट रेशियो शो करते हैं तो वो आपका कहलाया करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आप उसका लीस्ट रेशियो शो करते हैं तो वो आपका कहलाया करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप लीस्ट रेशियो उसका देख लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या आएगा? CS2। दिस इज CS2, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H4। अगर आप इसके एक्चुअल नंबर शो करते हैं, इसी के एक्चुअल नंबर शो करते हैं, किसी के भी एटम के टोटल एक्चुअल नंबर शो करते हैं तो वो आपका शो करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, वो आपका क्या शो करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो आपका शो करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चरली अरेंज करते हैं, तो वो आपका कहलाया करता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये 3 तरीके की बातें होती हैं, एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर आप फिर सुन लीजिए, अगर आप किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर शो करते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसका लीस्ट रेशियो शो करते हैं वो एम्पेरिकल होगा, और अगर आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं छोटे छोटे, पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने एक तरफ लिख लिया है मॉलिक्यूलर, ठीक है। C2H4 का एम्पेरिकल क्या होगा? आपसे कहेगा कि व्हाट इज द एम्पेरिकल ऑफ C2H4, तो CS2 होगा, लीस्ट कर दीजिएगा। कोई कहता भैया C2H6 का क्या होगा? कर दीजिए, क्या होगा? CS3, 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा? 2 से कर दीजिएगा CS3, यही तो आ जाएगा एम्पेरिकल। कोई आपसे पूछे B2H6 का एम्पेरिकल क्या होगा? BH3, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही आ जाएगा BH3। दिस इज द एम्पेरिकल ऑफ C2H4, CS3 एम्पेरिकल होगा C2H6 का, BH3 एम्पेरिकल होगा B2H6 का। ठीक है, बात आ रही है मेरी समझ में? कोई कहता आपसे भाई NH3 का क्या होगा? NH3 का तो यही रहेगा, NH3। कोई कहता PH3 का क्या होगा? PH3 का PH3 रहेगा। ठीक है, लीस्ट रेशियो यही हो सकता है। CH4 का क्या होगा? अरे CH4 का तो यही रहेगा, ये ठीक है, CH4 का तो यही रेशियो रहेगा। बात आ रही होगी मेरी समझ में? लीस्ट रेशियो नंबर्स में शो करने हैं तो वो आपके एम्पेरिकल बन जाएंगे। पॉज करके जरा नोट कर लीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं थोड़े से। चलिए मान लीजिएगा, आपसे कोई बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लीजिएगा सर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल क्या होगा? HO होगा।
2 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीस्ट रेशियो आएगा इसका। C6H6 बेंजीन का क्या होगा, CH होगा, इट इज ओनली। अब डिवाइड कर लीजिएगा, यही आएगा। C2H2 का एसिटिलीन का क्या होगा, CH होगा, यही इसका एम्पेरिकल आएगा। C6H12O6 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसका एम्पेरिकल क्या होगा, 6 से कर लीजिएगा, 6H2O 6CH2O दिस इज द एम्पेरिकल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आता है। N2O4 का क्या होगा, NO2। N2O3 का क्या होगा, यही होगा N2O3। ठीक है, समझ में आता है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लीस्ट रेशियो इसका यही हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो एम्पेरिकल आ गया, और अगर आप इन्हें स्ट्रक्चरली शो कर देते, स्ट्रक्चर इनके बना देते, तो वही स्ट्रक्चर बन जाते हैं। स्ट्रक्चर की यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, इसे नोट कर लें आप। अब मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। पहले मेरी बातों को समझ लीजिएगा, फिर हम बाद में एक प्रॉब्लम करेंगे। पहले मैं समझ लीजिए कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए नहीं डिजाइन की गई हैं, वो सिंपल प्रॉब्लम है। होगा क्या कि कुछ कंपाउंड्स की परसेंटेज आपको गिवन की जाएगी। मतलब मान लीजिएगा कार्बन आपका X% है, ठीक है। मान लीजिएगा हाइड्रोजन आपका Y% है, ठीक है। मान लीजिएगा नाइट्रोजन आपका Z% है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये परसेंटेज आपको गिवन करके दी जाएंगी, ठीक है। कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, नाइट्रोजन Z है। चलिए एक बात मैं आपको पहले सिखा दूं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की जो भी परसेंटेज होगी वो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिएगा कोई कंपाउंड आपको दिया है जिसमें कार्बन आपका 25% है, हाइड्रोजन उसके अंदर 50% है, ठीक है, और नाइट्रोजन उसके अंदर 25% है, ठीक है। लेकिन वो आपसे कहता है ऑक्सीजन होगा नहीं होगा, ये तो आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपके सारे एलिमेंट अगर सारे एलिमेंट की परसेंटेज टोटल 100 है या 100 से अबव है, 100 है एग्जैक्टली या 100 से अबव है, तो ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगा। फिर सुन लीजिएगा, अगर आपके सारे एलिमेंट की परसेंटेज 100 बैठती है या 100 से अबव बैठती है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन आपका कितना है 20%, हाइड्रोजन आपका कितना है 40% और नाइट्रोजन आपका मान लीजिएगा कितना है 20%, तो बेटा आप इसका सम करिएगा, ये तो बैठता है कितना 80, ये तो टोटल 80 बैठता है, 80 बैठता है, तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन जरूर होगा। अगर परसेंटेज का टोटल सारे एलिमेंट का 100 से लीस्ट है, 100 से कम आता है तो 100% ऑक्सीजन होगा, और अगर नहीं आता है 100 आता है या 100 से ऊपर आता है तो ऑक्सीजन नहीं होगा। अब डायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का तरीका सीधा है 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज प्लस नाइट्रोजन का परसेंटेज। इस तरीके से आप एक बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस टोटल परसेंटेज, ठीक है। ऑक्सीजन का परसेंटेज माइनस 100 माइनस टोटल परसेंट। तो ये तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने की बात कर ली मैंने, लेकिन आपसे कोई ये कहता कि कार्बन की भी परसेंटेज नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन की भी नहीं है, नाइट्रोजन की नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम 11th में ये चैप्टर पढ़ते हैं, जीओसी में जाके पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 के अंदर, ठीक है। वहां पे हम परसेंटेज निकालते हैं कार्बन हाइड्रोजन की कंबंशन मेथड से, ठीक है। जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन की निकालते हैं, ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन की निकालते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की तो सिंपल हम कंबंशन मेथड से निकाल लेते हैं। मैं फॉर्मूला उनके लिख देता हूं क्योंकि उन्हीं के न्यूमेरिकल्स मेरे डिजाइन है, ठीक है। पहले से नोट कर लीजिएगा। तो मैंने बता दिया कि भाई ऑक्सीजन तो डायरेक्ट नहीं देगा तो कैसे आएगा? आप 100 माइनस टोटल परसेंटेज कर लीजिएगा। 100 से कम आएगा तो ऑक्सीजन होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। मैं एक प्रॉब्लम करूंगा, एक प्रॉब्लम मैं लूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रॉब्लम कैसे आने वाली है वो जरा सुन लीजिएगा। देखिए, मान लीजिएगा डायरेक्ट परसेंटेज नहीं देखी है, तो एक तरीका है, कार्बन का परसेंटेज इक्वल्स टू 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 या मास ऑफ CO2 कर सकते हैं अपॉन वेट ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। आप इस फॉर्मूले से कार्बन का परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज चाहिए तो 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू 100। तो या तो सीधे सीधे कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, वहां पे कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबंशन किया गया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर कंबंशन कितना CO2 दिया है वो यहाँ आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबंशन किया है वो यहाँ आ जाएगा, आफ्टर कंबंशन कितना वाटर दिया है वो यहाँ आ जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का निकालने के लिए मैंने तरीका बता दिया है कि सिंपल तरीका है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करना है, 100 माइनस टोटल परसेंटेज, 100 माइनस टोटल परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट, जितने भी दे रखे हैं सबकी परसेंटेज का सम कर लीजिए, 100 में से लॉस कर दीजिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है परसेंटेज से, मॉलिक्यूलर कैसे बनाना है। ये हमारा पहले चैप्टर की सबसे अच्छी प्रॉब्लम है, NCERT ने इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, पहले से हटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए मैं एक प्रॉब्लम लेके चलूंगा और प्रॉब्लम से क्वेश्चन डिजाइन करूंगा। हमसे कहेगा कि कार्बन है हमारा X%, ठीक है, हाइड्रोजन है हमारा Y%, और हमसे कहेगा कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन है हमारा Z%। परसेंटेज गिवन होगी, कहेगा राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कई बुक्स में कई तरीके से किया जाता है, आपको जैसे पसंद है वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप उससे भी कर लीजिए, बड़ी जल्दी हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, काम करिएगा, एक टेबल मेंटेन कर लीजिएगा। सबसे पहले डालें सीरियल नंबर 1 2 3, फिर डालें एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर लिखें एक में एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये बात मैं आपको बता चुका था। फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कितना है, ये X% है, ठीक है, ये Y% है, ये Z% है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा सही काम करना, ये तो आप खुद से कर सकते थे, ये तो क्वेश्चन देख के ही कर सकते थे। कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट आ गए, इनका एटॉमिक वेट आपको दिया जाएगा, फिर भी आप निकाल सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में निकालना सिखाया है, परसेंटेज गिवन है। अब असली काम वो यहां से शुरू होता है, हम निकालेंगे रिलेटिव नंबर। ठीक है, रिलेटिव नंबर निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर। ठीक है, रिलेटिव नंबर निकालें। रिलेटिव नंबर में क्या करना है कि जो भी परसेंटेज आपको दे रखी है उसमें डिवाइड करना है एटॉमिक वेट का। ध्यान से देखिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर्स आएगा निकल के, आप डिवाइड करेंगे, मान लो ये आ गया X1, ये आ गया X2 मान लीजिएगा, और ये आ गया X3। रिलेटिव नंबर के बाद निकालते हैं हम लोग रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो निकालने का तरीका बस पूरे न्यूमेरिकल में यही काम करना है कि रिलेटिव नंबर निकालना है। रिलेटिव नंबर के लिए जो भी परसेंटेज दे रखी थी उसमें वेट का डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, परसेंटेज में डेट का डिवाइड करने पे आप कुछ नंबर्स आएंगे। ठीक है, उसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उन तीनों नंबर में देखिएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा। मान लीजिएगा X1 सबसे छोटा है, मान लीजिएगा X1 सबसे छोटा है, तो क्या करना है कि जो सबसे छोटा नंबर है रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए सारे रिलेटिव नंबर्स में उस नंबर का डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, X1 अपॉन X1, X2 अपॉन X1, ये मान के चला था कि X1 सबसे छोटा है इसके अंदर, और X3 अपॉन X1 डिवाइड करने पर ये वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। मान लो ये आ गया, मान लो 1 आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1, और यही होते हैं आपके सिंपलेस्ट रेशियो, यही आपके क्या होते हैं
सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 आ गया है ना, यही जो आपके होते हैं रिलेटिव नंबर जो होते हैं वही होते हैं सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। मान लीजिएगा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने नंबर डिवाइड किया, ये होल नंबर में नहीं आ पा रहा है, मान लो ये आया 1.5, ये 2 आया, ये 1 आया, तो भैया हमें ये होल नंबर बनाना है, हमें होल नंबर बनाना है। आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, आप 2 से कर लीजिए, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये नंबर बदल जाएगा, अब ये वाले नंबर्स नहीं आएंगे, ये नंबर बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये कितना आएगा 2 से 4, ये कितना आएगा 2। आई बात समझ में मेरी। अब आएगा सिंपलेस्ट रेशियो 3:4:2 है ना। ध्यान रखेंगे अगर होल नंबर में नहीं आएगा तो आपको खुद से बनाना है नंबर से, 1 से कर लीजिए, नई बात बनी 2 से कर लीजिए, नई बात बनी 3 से कर लीजिए, नई बात बनी 4 से कर लीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा 1:1 आया तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो आ गया 1:2:1, ठीक है। यही आ गया आपका भैया इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे बनाते हैं, मैं भी प्रॉब्लम करूंगा, ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर इस इंपेरिकल फॉर्मूला मान के चल रहे हैं तो पूरा प्रॉब्लम मान के किया हुआ, लेट कर कंसीडर्ड है, ठीक है। CH2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा देखिए जरा, कार्बन होगा C प्लस 2 H प्लस O, कार्बन कितना होगा 12, हमने बताया, हाइड्रोजन 1 होगा, ये 16 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 + 2 + 16, जोड़ लीजिएगा जरा कितना हो गया 30 बैठेगा शायद, ठीक है, हाँ 30 बैठेगा, 30 आ गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास है ये, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल आ गया। अब अगला स्टेप होता है कि भाई मॉलिक्यूलर कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तरीका है n इंटू एम्पेरिकल। एम्पेरिकल आपने निकाल लिया है, देखो ये रहा, तो भैया n इंटू CH2O। अब झगड़ा किसका है, n का। n कैसे आएगा सर, ध्यान से देखिए, अब n कैसे आएगा, तो n आएगा n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ध्यान रखेंगे ऐसे आएगा, n आपका ऐसे आएगा मॉलिक्यूलर मास, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, मैं फिर बोल दूं, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास आपका देखो यहां से आ जाएगा, फिर देखिएगा ध्यान से, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका यहां से आ जाएगा। मान लीजिएगा ये वैल्यू आपकी 60 है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास आपका 60 है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया कितना 30 है, तो n कितना हो गया 60/3, ये कितना आ गया 2, ठीक है, ये 2 आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई। वापस फॉर्मूले में चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए, ठीक है, यहाँ पे वापस चले जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा काटा पीटी कर लेते हैं, बस आपको समझाने के लिए कर रहा है, प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, तो बस समझाने के लिए चल रहा है। ये निकालना आ गया, मैं इसे हटा देता हूँ। तो फाइनली n की वैल्यू 2 आ गई, ये सब मान के किया, मान लेता भाई एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास 60 है, दे रखा है इस न्यूमेरिकल्स में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर था n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू हमने एम्पेरिकल कितना था CH2O, n कितना हमने निकाल लिया 2 CH2O C2H4O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई बात समझ में, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कभी कभी थोड़ी सी चीटिंग करेगा आपके साथ, क्या करेगा, थोड़ी सी चीटिंग करेगा। चीटिंग कैसे करेगा कि मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा तो क्या करेगा, वो आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा तो वो आपको देगा वेपर डेंसिटी। क्या देगा, वेपर डेंसिटी देगा। तो मेरे पास उसका भी इलाज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। आप इस तरीके से अपना वेपर डेंसिटी अगर गिवन हो, ठीक है, फिर समझ लीजिएगा, अगर वेपर डेंसिटी गिवन हो तो इस तरीके से आप अपना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मैं फिर बता दूं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, आपको दी जाएगी वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जाएगी तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास यहाँ लग जाएगा।
इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास तो आप जो इंपेरिकल बना के लाते हैं वहां से आता है, तो n की वैल्यू आ जाती है। ऐसे कर लेंगे। ये तो बस एक रफ वर्क था। अब एक प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की प्रॉब्लम समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम अपने साथ ले सकते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम राइट की हुई है, आप उसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। प्रॉब्लम से समझते हैं प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम कह रही है कि मेरे पास एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन को लेकर एक मैंने कंपाउंड्स बनाया है, ठीक है, जिसका कुछ परसेंटेज गिवन है। 24.2% कार्बन है, 4.07% हाइड्रोजन है और 7165% आपका क्लोरीन है। आपकी थोड़ी सी मदद और की जा रही है, न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास आपका है 98, ठीक है, 98.96 के आसपास है, ठीक है। ये सब आपको दे रखा है। चलिए, कैलकुलेट द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर, दोनों काम करवाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ध्यान रखें कंपाउंड्स का। तो शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3, काम खत्म हो गया। एलिमेंट कौन कौन से हैं? एलिमेंट की बात कर लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये एलिमेंट हो गए। परसेंटेज क्या क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या क्या है? ये भैया है 24.27%, ये है आपकी 4.07% और ये है आपकी 75.65%। परसेंटेज आप एलिमेंट आपको दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, रिलेटिव नंबर क्या निकालना है? रिलेटिव नंबर, इसी का खेल है सारा। और रिलेटिव नंबर कैसे निकलता है? सर जो भी परसेंटेज दे रखी है। चलिए एक चीज और रह गई इसकी, वेट और लिखना था। चलिए जगह नहीं है, लिख देते हैं पहले, रिलेटिव नंबर बाद में ले लेंगे। एटॉमिक वेट और रह गया भैया, है ना, एटॉमिक वेट। कार्बन का 12 होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का देगा 35.5 देगा। एग्जाम में परेशान ना हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम अब हम करेंगे रिलेटिव नंबर का, ठीक है। रिलेटिव नंबर के लिए सर ने बता रखा था कि भैया एक काम करना है कि जो भी परसेंटेज गिवन हो उसमें एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दीजिएगा। रिलेटिव नंबर्स के लिए क्या करिए, जो भी परसेंटेज हो उसमें एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दीजिए। 24.27 अपॉन 12, 4.07.1 और 71.65 अपॉन 35.5। जैसा कि मैंने बताया था, आप जब डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, ये आएगा लगभग 2.02 के आसपास, ये एज इट इज 4.07 और ये वापस 2.02, ठीक है। यही तो बात हुई थी हमारी, रिलेटिव नंबर करेंगे तो कुछ नंबर आएगा। अब हम निकालेंगे रिलेटिव रेशियो, ठीक है। अब हम निकालेंगे रिलेटिव रेशियो। और रिलेटिव रेशियो कैसे आएगा कि सर देखो, रिलेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसी नंबर में सारे रिलेटिव नंबर्स का डिवाइड करना है, रिलेटिव रेशियो आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 2.0 सबसे छोटा है, ठीक है। तो 2.02 अपॉन 2.02, 4.07 अपॉन 2.02 और 2.02 अपॉन 2.02 और डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू वापस 1 आएगी, अप्रॉक्स 2 वापस 1 आएगी। ये ऑलरेडी होल नंबर में है और यही आपके होंगे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। यही आपके सिंपलेस्ट रेशियो होंगे 1:1, ठीक है। ये हो गया काम खत्म। जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही काम खत्म। प्रैक्टिस करिए, अब एक भी सवाल बचेगा नहीं, है ना। मैं बोल चुका हूं अगर ये नंबर कभी होल नंबर में ना आए तो बनाइए, 1 से डिवाइड करिए पूरे सिस्टम में, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, करते रहिए जब तक वो होल नंबर में ना बन जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो फाइनली कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, परसेंटेज रेशियो क्या है? 1 है, 2 है और फिर वापस 1 है। क्या बन गया? CH2Cl। दिस इज द एम्पेरिकल CH2Cl। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? फॉर्मूला मास 49.5 के आसपास होगा, आप देख लीजिएगा 49.5 के आसपास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मेरी लगभग आ गई।
ऐड कर लीजिएगा, 49.5 होगा। एम्पेरिकल आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिए, कार्बन का 12 लगेगा, हाइड्रोजन का 2 लगेगा, क्लोरीन का 35.5 लगेगा, जोड़ लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, एम्पेरिकल और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब बात करते हैं फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N तो मेरे पास नहीं है, एम्पेरिकल है, CH2Cl। ठीक कर रहा हूं, हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन N मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो N कैसे आएगा? N आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आप देख सकते हैं 98.96 और 49.5 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फाइनली N की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। आ जाइए काम पर, 2 इंटू CH2Cl, फॉर्मूला हो गया C2H4Cl2। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर। आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ये NCERT की प्रॉब्लम थी, मैंने आपके लिए इसीलिए ली थी। आप अपने 1-2 न्यूमेरिकल्स और डिजाइन किए हैं, NCERT ने, कर सकते हैं, अब करने में कोई समस्या नहीं होगी। इस न्यूमेरिकल में मेरे तरीके से ही काम करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, परसेंटेज गिवन होगी, पहले सीरियल नंबर, एलिमेंट कौन कौन से हैं, परसेंटेज डाटा क्या है, एटॉमिक वेट लिख लीजिएगा। मेन वर्क यहाँ पे है, रिलेटिव नंबर्स का वर्क है, जो भी परसेंटेज होती है उसमें वेट का डिवाइड कर दीजिएगा, आपका रिलेटिव नंबर आ जाएगा। उस रिलेटिव नंबर्स में ढूंढिए सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, उसी नंबर में सारे रिलेटिव नंबर्स में डिवाइड कर दीजिए, आपके निकल कर आ जाएंगे रिलेटिव रेशियो। वो वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, नहीं है तो बनाइए, 1 से करिए पूरे सिस्टम में, 2 से करिए, 3 से करिए, ये सब करिए, और फिर आपका आएगा सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर आ जाएगा आपका एम्पेरिकल। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में चतुराई हो सकती है कि आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मैंने आपको बताया था, वेपर डेंसिटी दी जाएगी। तो स्मार्ट आपको थोड़ा सा बनाया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी लगा दीजिए, आपका फिर काम बन जाएगा। आपके लेवल पे यहाँ पे इतनी ही प्रॉब्लम डिजाइन है, अगर अच्छा लेवल होता तो और आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम डिजाइन करता, लेकिन NCERT के लेवल पे मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी हैं। अब आपकी कोई प्रॉब्लम्स बचेगी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आप जब 11th का एग्जाम देते हैं हाफ ईयरली का, तो जरूर क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद हो तो और लोगों को भी बताएं।